गुड मॉर्निंग। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष की बात आज हम करेंगे। प्रत्यक्ष कर आप जानते हैं कि क्या होते हैं, जैसे इनकम टैक्स होते हैं प्रत्यक्ष कर में शामिल, और निगम कर शामिल होता है। प्रत्यक्ष कर की जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है या जिस भी संस्था पर लगाया जाता है वही उसको पे करती है, वो किसी और पर उसका भार नहीं डाल सकती। मतलब जिस पर ये टैक्स लगाया गया था उसे ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसमें टैक्स शिफ्टिंग का मतलब टैक्स शिफ्टिंग नहीं हो पाता है। जो टैक्स जिस पर लगता है वही उसको पे करेगा। तो वह कर, इसकी अगर डेफिनेशन देखिए तो वह कर जिसका कराघात मतलब इम्पैक्ट व इंसिडेंस करापात दोनों उसी व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसी जिस पर कर लगाया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। एग्जाम्पल है आयकर और निगम कर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर आप समझ गए होंगे। इसकी जो रेट्स होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे प्रेजेंट में 10%, 20% ये अलग अलग है। और भारत में जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स आप आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में। फिर है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि वो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है वो उसके भार को या करापात को या इंसिडेंस टैक्स शिफ्टिंग कर देता है। वो मान लो किसी दुकानदार पर टैक्स लगाया गया था और वो उसको किससे वसूल कर रहा है? उपभोक्ताओं से। जैसे कि आप मार्केट में परचेज करते हैं या मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो बिल होता है उसमें उसकी रेट प्लस जीएसटी वो जोड़ता है, फिर टोटल आपसे वो भुगतान करवाता है। ठीक है ना। तो जीएसटी का भार लगा तो किस पे था? उस व्यापारी पे, पर उसने आपके ऊपर उसको शिफ्ट कर दिया। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और भुगतान अब वो सरकार को कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा जिस पर लगाया गया था, बट उसने वसूला किससे है? अदर पर्सन से, न कि खुद ने उसको पे किया है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। डेफिनेशन देख सकते हैं। जैसे वह कर जिसका कराघात व करापात अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात वह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वास्तव में उसके द्वारा उसका बाहर वहन नहीं किया जाता है। जैसे बिक्री कर, वस्तु व सेवा कर आदि। थर्ड इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं? प्रोग्रेसिव नाम से ही आपको मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ। तो यदि कर की दर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है तो उसे प्रगतिगामी या वर्धमान कर या प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील कर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ऊंची आय वाले वर्ग को अधिक कर तथा निम्न आय वाले वर्ग को कम कर चुकाना पड़ता है, जिससे समानता को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इनकम टैक्स में अगर आपने थोड़ा सा भी बजट पर वो जो उसके इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है वो अगर थोड़ी सी भी आपने देखी होगी तो आपको पता होगा उसमें कि वो शुरू में जैसे 5 लाख पर 5%, फिर 7.5 लाख पर 10%, फिर 10 लाख पर 15%। तो मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वो टैक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। यह इससे समानता को बढ़ावा मिलता है। फिर जीएसटी जो वर्तमान का सबसे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सब इसमें लगभग इसमें मिला लिए गए हैं। सभी नहीं मिलाए गए, कुछ एक छोड़े गए, जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क है ना, और कुछ एक वस्तुएं जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, विद्युत, इनको ऊपर भी जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। तो ये लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। और फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? और इस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आप वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 280 में है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष में। इसका कार्य क्या होता है? मतलब सेंटर और राज्यों के बीच में करों का डिस्ट्रीब्यूशन है, राज्यों को सेंटर के द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का निर्धारण है, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कोई कार्य सौंपा गया हो, या फिर आप इधर राज्य वित्त आयोग है, नगर पालिका, नगर निगम,
इनको जो राज्य वित्त आयोग टैक्स देता है तो उसके लिए राज्य की जो संचित निधि होती है उसको बढ़ाना, ये काफी 3-4 मतलब इसके मुख्य कार्य होते हैं। इसके अध्यक्ष हो ये आप देख लेना, जैसे कि नेट वगैरह में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि ये जैसे 14 वित्त आयोग का अध्यक्ष दे दिया, 15वां का दे दिया, 13वां का, फिर अब पूछ लेगा कि इनका क्रम से गठन कीजिए, है ना। तो ये वित्त आयोग, प्रेजेंट जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इनकी रिपोर्ट 2020 से 2025 के लिए, सॉरी 2021 से 2025 तक के लिए होगी। फिर है वित्त वर्ष कब से कब तक होता है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। पहले आरबीआई का जो वित्त वर्ष था वो अलग था। आरबीआई 1 जुलाई से 23 जून अपना वित्त वर्ष मानता था, पर इस बार आरबीआई गवर्नर ने इसमें चेंज किया है और अब इस साल मतलब 2020-21 की बात करें तो आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वो सिर्फ 9 महीने का होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, 1 जुलाई से उनका स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को वो खत्म कर देंगे। नेक्स्ट ईयर से वो फिर वही मतलब जो भारत सरकार का वित्त वर्ष है उसके बराबर चलता रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आरबीआई का भी सेम हो जाएगा फिर और सरकार के बराबर, या राष्ट्रीय आयकर निर्धारण का जो वित्त वर्ष है उसके बराबर आरबीआई का भी वित्त वर्ष फिर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।